नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकारिया आयोग के बारे में। सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन के बारे में। ये आयोग क्यों बनाया गया, इसकी क्या जरूरत थी, क्या इसकी सिफारिश थी, इन सब के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। और जैसा कि हम लास्ट में बात करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये मैं हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को जोड़ता हूँ, जिससे आपको इन सब के बारे में नॉलेज बढ़ती रहे। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सरकारिया आयोग, इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए किया गया। इस लाइन से समझिए आप, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, अब ये केंद्र राज्य संबंध से मतलब क्या है? आपने सुना होगा अक्सर केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में आपस में टकराव होता है। हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर उनके बीच में टकराव होता है, उनके संबंध भी खराब हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, राज्य केंद्र के ऊपर आरोप लगाता है, केंद्र राज्य के ऊपर आरोप लगाता है। अक्सर ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा। वहां के जो सीएम हैं अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमारी सहायता नहीं करता है। इन संबंधों को देखने के लिए अब केंद्र ने जो आरोप लगाए राज्य के ऊपर और राज्य ने जो आरोप लगाए केंद्र के ऊपर, इन आरोपों से क्या होता है? इन दोनों के संबंध खराब होते हैं। इन सब की जांच करने के लिए 1983 के अंदर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए? केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच के लिए। अब केंद्र और राज्य संबंध से हम कैसे करेंगे कि ये कैसे खराब हैं? तो इन्होंने तीन चीज हैं जिनको लेकर संबंध अक्सर खराब होते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है? जर जोरू और जमीन। और रियल लाइफ में जर जोरू जमीन, और रियल लाइफ में क्या? ये इनसे समझ सकते हैं। इसके भी तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है विधायी संबंध। इनके संबंध क्यों बिगड़ते हैं? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं हम। सबसे पहला विधायी संबंध, विधायी संबंध। दूसरा वित्तीय संबंध। और तीसरा आता है सबसे लास्ट, कार्यकारी संबंध या प्रशासनिक संबंध। ठीक है, विधायी संबंध जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के अंदर हम अगर देखें ना, तो केंद्र है ना सबसे मजबूत भूमिका रखता है अपनी। इन तीनों में अगर विधायी, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के अंदर अगर हम ये देखा जाए कि किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, तो वो है केंद्र की भूमिका। अगर वित्तीय संबंध में देखें तो राज्य को हमेशा केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र और राज्य में सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास हैं। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। इसी तरीके से कार्यकारी संबंध, कार्यकारी संबंध के अंदर या प्रशासनिक संबंध के अंदर भी यही है, केंद्र का पल्ला भारी है। तो इसको लेकर राज्य हमेशा शिकायतें करता है। हमेशा राज्य की ये शिकायतें रहती हैं कि केंद्र का पल्ला भारी है, केंद्र हमें ये प्रोवाइड नहीं कराता या ये प्रोवाइड नहीं कराता है, या हमारे साथ जैसे ना बोलते हैं कि हमारे साथ पक्षतापूर्ण भेदभाव करता है। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि यार, तो इन चीजों को कम करने के लिए, टकराव को कम करने के लिए, या इन सब बातों को जांचने के लिए, या इन सब की जांच करने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत थी। ये वहां पर थे, लोग थे, उन्होंने ये समझा कि इन दोनों के बीच में ये टकराव उत्पन्न क्यों हो रहा है, टकराव हो क्यों रहा है, इन सबको कौन देखेगा? तो इन सब की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। किसका? सरकारिया कमीशन का गठन इन सब की जांच के लिए किया गया कि ये देखिए आप, मीडिएटर के तर्ज पर बनाया गया कि आप ये देखिए कि इनके बीच में टकराव हो क्यों रहा है, क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से टकराव उत्पन्न हो रहा है, इसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इन सबको आप देखिए और अपनी सिफारिश दीजिए कि इनमें क्या सुधार किया जा सकता है। आप ऐसी बीच से कुछ ऐसी चीजें निकालिए, कुछ ऐसी हमें लाकर कुछ ऐसी योजना दीजिए जो हम करें, या कुछ संशोधन की करें जिससे ये संबंध खराब ना हो और बने रहें। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मिलकर काम करेंगे ना, तभी एक सशक्त देश का निर्माण होता है। जब राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें मिलकर आपस में कार्य करेंगी, तभी एक देश का विकास होगा, सशक्त बनेगा।
इसलिए ये आयोग गठित किया गया कि आप कमियां निकालिए कि क्या कमियां हैं जिनकी वजह से आपस में हमेशा तकरार बनी रहती है या टकराव बना रहता है। ठीक है, तो ये सरकारी आयोग 1983 के अंदर बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? रंजीत सिंह सरकारिया। रंजीत सिंह सरकारिया ये थे रिटायर्ड जज। किसके? एससी के। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे रंजीत सिंह सरकारिया। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसके अंदर कितने सदस्य? टोटल 3 सदस्य थे। दूसरे कौन थे? शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। ठीक है, पहले अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया, दूसरा शिवरमन और तीसरे थे डॉक्टर SR सेन। इन्होंने उसकी इन सब कारणों की जांच की, इन सब कारणों को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने देखा कि क्या सब कमियां हैं जिनकी वजह से ये सब तकरार बना रहता है। ठीक है, तकरार बना रहता है या टकराव बना रहता है, इन कमियों में क्या कमियां हैं। ठीक है, इसके बाद सरकारी आयोग ने 274 सिफारिशें पेश की। कब पेश की? 1987 के अंदर। 1987 के अंदर इस आयोग ने अपनी जांच पूरी की और 274 सिफारिशें केंद्र सरकार के सामने रखी, जिसमें से 2007 तक 179 सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया। ठीक है, इनकी 274 सिफारिशें थी कि ये सिफारिशें अगर ऐसा किया जाए तो इन सब जो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध है इनको सुधारा जा सकता है, जिसमें से उन्होंने 169 सिफारिशों को मंजूर कर लिया। अब 1983 में जब ये आयोग बना था ना, तो इसको कितना टाइम दिया गया था? इसको दिया गया था 1 साल। 1 साल के लिए इस आयोग को बनाया गया था, लेकिन उनकी जांच समय पर पूरी नहीं हुई। फिर इसको 1 साल बढ़ाया गया, फिर 1 साल बढ़ाया गया, फिर 1 साल, इस तरह से 4 साल लगे। 4 साल लगे इस आयोग को अपनी जांच पूरी करने में। ठीक है, उसके बाद 1987 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की केंद्र के समक्ष। ठीक है, इस आयोग ने संघ की शक्तियों को सीमित करने की मांग को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। ये क्यों किया? क्योंकि ये बोला जा रहा था कि संघ के पास काफी असीमित शक्तियां हैं, उनको थोड़ा कम किया जाए। तो इन्होंने, इस आयोग ने बोला कि नहीं, ये आयोग बिल्कुल उसके अपोजिट था या उसके फेवर में था, संघ के फेवर में था कि इसकी शक्तियों को सीमित करने की मांग को ना पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। बोला नहीं, अगर किसी केंद्र की शक्तियों को कम कर दिया जाता है, संघ की शक्तियों को कम कर दिया जाता है और इसकी शक्तियों को राज्य के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो राज्य के शक्तिशाली हो जाएगा। तो कभी ऐसा ना हो कि ये राज्य बगावत कर दे, अलग देश की मांग कर दे। इसलिए केंद्र को मजबूत होना, देश की अखंडता बनाए रखना, देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, इन सबको बनाए रखने के लिए केंद्र को शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक है। यही इन्होंने अपना बोला गया था कि आवश्यकता क्या है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत केंद्र की है। ठीक है, मजबूत केंद्र होगा तो पूरी देश की अखंडता, संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आएगी। ठीक है, ये याद रखना। अब हम समझते हैं कैसे। ये एक देश है, ये माला है कोई, इसमें ये छोटे छोटे मोती हैं। ठीक है, ये एक माला है, इसके अंदर छोटे छोटे मोती हैं। जब ये धागा मजबूत होगा ना, तो इन सबको वो अपने अंदर पिरोए रखेगा, नहीं फैलने देगा। अगर ये धागा ही कमजोर होगा और टूट जाएगा तो ये सब बिखर जाएंगे। इसलिए इस धागे को शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये याद रखना। अनुच्छेद 263 के तहत अब इनकी सिफारिशें क्या थी, हम इनकी कुछ सिफारिशों को सामने रखेंगे। 247 सिफारिशें जो उन्होंने बताई थी, या 179 सिफारिशें जो इनके द्वारा मंजूर कर गई, इनकी सिफारिशों को मंजूर किया गया। इन सबको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिफारिशें थी, बहुत ही अति महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला, अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 क्या कहता है कि केंद्र और राज्य के संबंध के लिए हम कोई भी आयोग गठित कर सकते हैं। आयोग, समिति, ठीक है, या परिषद। ठीक है, काउंसिल, कमेटी, कमीशन या परिषद, इन सबको हम गठित कर सकते हैं। तो उसके अनुच्छेद 263 के तहत ऐसा आयोग कोई नहीं बना था। हालांकि बना था एक प्रशासनिक आयोग भी बना, पुंछ आयोग भी बना,
आयोग कई सारे बने, लेकिन उन्होंने बोला कि 263 के तहत एक अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना चाहिए, जो समय समय पर इनकी संबंधों की जांच करे, ठीक है, या इनकी बीच में मीडिएटर का काम करे। जैसे किसी एक अगर टॉपिक पर या किसी एक टॉपिक पर अगर बहस होती है, तो आपस में ये बैठकर मीडिएटर कार्य करे और उनके बीच में टकराव कम करे, ठीक है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, इस 356 का प्रयोग ना कभी कभी अपने हित के लिए, स्वयं के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए किया गया, राजनीतिक हित के लिए किया गया, तो उसको कम करना चाहिए। ये 356 जब पूरा क्या बोलते हैं, जो संवैधानिक तंत्र हो ना, संवैधानिक तंत्र पूरा फेल हो जाए राज्य के अंदर, तब ये लास्ट में 356 का प्रयोग करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगाकर आप वहां की विधानसभा को भंग कर दें, विधानसभा को भंग कर दें, ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फाइनल ऑप्शन होना चाहिए कि अब कुछ नहीं है, संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, जो वहां की सरकार थी वो बिल्कुल नाकाम रही वहां के जो संवैधानिक तंत्र है उसको सफल बनाने में। उसके बाद राष्ट्रपति को 356 का प्रयोग करना चाहिए। यदि राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों को अपनी स्वीकृति देने से इनकार करे, तो उसके द्वारा राज्य सरकार को उचित कारण बताना चाहिए, ठीक है। कोई विधेयक है, कोई विधेयक पास हुआ किससे, विधानसभा से, विधानसभा से पास हुआ, फिर विधानसभा से विधानसभा से पास होकर विधान परिषद के पास गया, वहां से गया राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल ने वो ट्रांसफर कर दिया किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं, ये स्वीकृति नहीं दे रहे हैं उस पर, तो उसका रीजन बताएं, उसका उचित कारण बताएं कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। आपने इस पर स्वीकृति नहीं दी या एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप ये बताइए कि उसका रीजन क्या है, रीजन बताइए, ठीक है। ये सिफारिश हैं जो मैं बता रहा हूं, ये सिफारिश हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी मंजूरी नहीं दे रहे हैं या स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, तो उसका उचित कारण बताएं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो उसको स्वीकृति देने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए या करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, संघ सूची के अंदर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के अंदर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती के अंदर ये दोनों मिलकर बना लेते हैं या ये भी बना देता है संघ भी। तो यहाँ अगर समवर्ती सूची के अंदर अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उस पर राज्य से भी परामर्श लेना चाहिए, ठीक है, परामर्श करना चाहिए। ये सब सिफारिशों के अंदर बोला गया, किसके, सरकारी आयोग की जो 247 सिफारिशें थी उसके अंदर। नेक्स्ट, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। क्या मतलब समझे? राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है, समझ में आया? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। कैसे? 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले, और बढ़ा भी सकता है कार्यकाल, 5 वर्ष से ज्यादा के लिए भी बढ़ा सकता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को हटाता है तो उसको ठोस कारण होना चाहिए उनके पास कि किस रीजन की वजह से हटा रहा है, क्योंकि यहां पर भी राजनीतिक हित छुपे हुए हैं। आप अगर देखेंगे इनडायरेक्टली तो यहां पर भी राजनीतिक हित छुपे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद के, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो जो मंत्रिपरिषद सिफारिश करेंगी वो राष्ट्रपति मानेंगे, और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो राज्यपाल अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो वो तुरंत उसको हटा सकते हैं, ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात नहीं मानी राज्यपाल ने। जबकि राज्यपाल किसका सबसे प्रमुख है? राज्य का, ठीक है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये जब जो नियुक्ति करेगा ना, तो उसके एजेंट की तरह कौन कार्य करने लग जाता है? राज्यपाल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इसके लिए भी टकराव रहता है, हमेशा ही टकराव रहा है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र की बातों को मानता है या उनके इशारों पर कार्य करता है।
इसलिए उन्होंने बोला कि राज्यपाल को हटाना है तो आपके पास ठोस कारण होने चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आप उनको हटा क्यों रहे हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर किसी भी राज्य के अंदर जो बहुम सरकार है और उनके पास अगर बहुमत है तो वो राज्यसभा जो वहां की विधानसभा है उनको भंग नहीं कर सकता, ऐसा इस सिफारिश में बोला गया था, ठीक है। ये नहीं कि वहां की पूर्ण बहुमत से सरकार है और वहां उन्होंने राज्य उसको जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया, ये भी राज्यपाल नहीं करेगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री से परामर्श की व्यवस्था स्वयं संविधान में होनी चाहिए। अब राज्य का मुखिया कौन है? राज्यपाल। वहां मुख्यमंत्री पूरे राज्य को पर शासन करता है, तो भाई इनको राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री का भी तो परामर्श लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है, इनका कोई परामर्श नहीं लिया जाता, इसलिए उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री से परामर्श की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। अगर कोई राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो उनको परामर्श एक बार राष्ट्रपति से भी मुख्यमंत्री जी से भी लेना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराया जाए ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो। तो उन्होंने बोला कि वित्तीय संबंधों को लेकर काफी टकराव बना रहता है राज्य और केंद्र के बीच में, तो क्यों ऐसा किया जाए कि उनको राज्य को शक्तियां ना दी जाएं, शक्तियों को तो सीमित ना किया जाए केंद्र की, लेकिन जो वित्तीय संसाधन है उनको ट्रांसफर किया जाए किसके? राज्य के पास, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि राज्य के पास वित्तीय संसाधनों को ट्रांसफर किया जाए लेकिन शक्तियों को नहीं। तो ये उनकी भी सिफारिश थी जिससे उनकी निर्भरता कम हो, केंद्र के ऊपर निर्भरता कम हो और वित्तीय संबंधों को खराब होने से बचाया जाए, ठीक है। संघ को राज्यों की सहमति के बिना राज्यों में सशस्त्र बलों को तैनात करने की शक्ति होना चाहिए। अगर संघ ऐसा सोचता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था विफल है तो सशस्त्र बलों को, आर्म्ड फोर्स को वहां पर तैनात कर सकता है, ठीक है, किसके? राज्य के अंदर। लेकिन राज्यों से परामर्श भी किया जाना चाहिए, इससे ऐसा नहीं है कि उनको लगता है तो वो कर दें, नहीं, इससे एक बार पहले परामर्श लेना चाहिए राज्य से भी, राज्यपाल से रिपोर्ट लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री से भी एक बार परामर्श लेना चाहिए, वहां से परामर्श लेना चाहिए कि क्या ऐसा है और क्या हम यहाँ पर राज्य जो आर्म्ड फोर्स है, सशस्त्र बल हैं, उनको हम तैनात कर सकते हैं या वहां पर हम करना चाहते हैं तो किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर एक बार परामर्श किससे लेना चाहिए? राज्य से। जो राज्य पर शासन कर रहा है उसकी भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ये उनके द्वारा बोला गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सरकारी आयोग समझ में आया होगा कि आयोग क्या था। केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों की जांच के लिए इस आयोग को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1983 में बनाया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1987 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी। उसके अंदर कितनी सिफारिशें थी? 247 सिफारिश थी। 179 सिफारिशों को 2007 तक पूरा कर दिया गया था, ठीक है, माना गया था, जिसमें एक अहम सिफारिश थी जो 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद, जो बोला था ना, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, वो गठन भी किया गया था। ये सबसे अहम थी जो मानी गई थी उनके सिफारिशों में से एक, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब हुआ, इस रिपोर्ट कब सौंपी गई, कितनी सिफारिशें थी, कितनों को माना गया और 2007 तक कितनी सिफारिशों को माना गया, ये सब याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कौन थे? RS सरकारिया। अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया, ठीक है, याद रखना। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अब आते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, सबसे पहला वर्ड समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 3 वर्डों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। ये कब हुआ था? 1976 के अंदर 42वां संविधान। 44वां कब हुआ? 44वां हुआ था 1978 के अंदर। 42वें संविधान को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम
जो संशोधन हुए थे ना वो इसके अंदर ही हुए थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा काफी मात्रा में संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है, ये याद रखना। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, या ये किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड जो देश है उसके संविधान से ये स्रोत लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। कितने हैं? 36 से 51 आर्टिकल, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है, क्या याद रखना। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? दे देता है 213, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ये याद रखना, ठीक है। और केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? वो देता, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, 1 2 3 123 केंद्र के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है किसको? राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी कब किया जा सकता है? जैसे अगर लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों की बैठक नहीं हो रही है तो कोई भी अध्यादेश जारी करके कानून पारित किया जा सकता है, ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 200, अगर राज्य की बात करें तो अनुच्छेद 213, अगर केंद्र की बात करें तो 113 123, इन अनुच्छेदों के तहत दोनों को, राज्यपाल को 213 और राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये कब तक वैलिड रहता है? 6 मंथ तक, 6 मंथ तक वैलिड रहता है। तो इसके बीच में लोकसभा और राज्यसभा से के अंदर से ये कब पारित होना चाहिए, जो अध्यादेश है ना, उससे जो विधेयक वो पारित होकर तब कानून बनेगा, वरना 6 मंथ के बाद ये खुद ही नल एंड वॉइड सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, ये कोई मान्य नहीं होगा, ठीक है। 6 मंथ तक वैलिडिटी होती है किसकी? अध्यादेश की। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? जब मूल संविधान 1950 में जब मूल संविधान बना था तो उसके अंदर जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी कितनी है? 22। संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है। सांसदों के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो सांसद होते हैं उनको वेतन भत्ते अनुच्छेद 106 के तहत तय किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 106 के तहत उनके वेतन और भत्ते, इनके बारे में बात की गई है। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं करंट में। लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें, अच्छा 2 चीजें याद रखना, अगर कहीं पर बात हो रही है संविधान में वर्तमान में, प्रेजेंट में कितनी है? 444। अगर पूछी जाए मूल संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान के अंदर, तो याद रखना मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद थे 395, 395 अनुच्छेद मूल संविधान के अंदर थे। बाकी के जो अनुच्छेद हैं 44 पर टोटल 49 अनुच्छेद जो जोड़े गए, वो कैसे जोड़े गए? वो जोड़े गए संशोधन के द्वारा, संविधान में संशोधन के द्वारा। अब ये संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किया जाता है 368, जो 368 अनुच्छेद है वो पावर देता है संसद को कि वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो मूल संविधान में लिखा हुआ है उसके अंदर छेड़छाड़ ना कर कर उसमें जोड़ा जा सकता है, जो लिखा हुआ है उसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, ये याद रखना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है किस देश से? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन से जो एकल नागरिकता है ना, स्टेट और सेंटर के अंदर एक ही नागरिकता होगी, ठीक है, राज्य की नागरिकता अलग नहीं होगी ना देश की। कहीं कहीं ऐसा होता है देश की नागरिकता अलग होती है और राज्य की अलग, लेकिन हमारे यहाँ भारत के अंदर एक ही नागरिकता होगी, एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता के लेकर कोई बात नहीं की गई है, ठीक है, दोहरी नागरिकता को लेकर कोई बात नहीं की गई है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा के अंदर ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है
और अंतिम निर्णय भी धन विधेयक पर किसका होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का निर्णय इस पर मान्य नहीं होता। अगर राज्यसभा में जाकर ये पास नहीं होता है तो वो मान्य नहीं होगा। लोकसभा से पास अगर कोई बिल हो गया धन विधेयक से संबंधित तो वो पारित माना जाएगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक या वित्त विधेयक? ये करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है या निर्वाचित क्षेत्र क्या है? वो है कोटा। ठीक है, कोटा से चुनकर आए ये। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया था इसकी कितने दिन, 6 मंथ के बीच। यदि इसवी संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे, संसद के अंदर एक प्रस्ताव आएगा, उसे अगर संसद ने अपनी स्वीकृति नहीं दी तो 6 मंथ बाद नल एंड वॉइड सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अप्रभावी हो जाएगा कितने मंथ के बाद? 6 मंथ के बाद। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार है मूल अधिकार के अंदर, वो किस अनुच्छेद में आता है? वो आता है अनुच्छेद 15 के अंदर। ठीक है, याद रखना ये हमारा मूल अधिकार है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? अगर कोई ऐसा विधेयक है जो संविधान में संशोधन की बात करता है तो उसे किस संसद के अंदर या किस सदन में पेश किया जाएगा? संसद के लोअर हाउस में या अपर हाउस में? किस में पास किया जाएगा? ये पास किया सकता है किसी भी सदन में। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल था अभी जो कश्मीर के अंदर, कश्मीर को लेकर 370 वाला जो चर्चा में विषय था, तो जो 370 को लेकर अनुच्छेद 370 के अंदर क्या कहा गया था कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जब उसको खत्म किया गया तो पहले जो विधेयक लाया गया वो पता किस में लाया गया? वो लाया गया राज्यसभा में। पहले वो राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद वो लोकसभा से पास हुआ। जनरली क्या होता है कि पहले लोकसभा से पास होकर तब वो राज्यसभा में जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, पहले राज्यसभा में पास हुआ फिर लोकसभा में। क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि संशोधन है ना, जो अगर संविधान से संशोधन है तो वो किसी भी सदन में पहले जा सकता है। राज्यसभा से पहले पास होकर लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। धारा 370 में जो लिखा हुआ था कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, वो खत्म हो गया। ठीक है, ये याद रखना। अब ये बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।